हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं MEG 7 का ब्लॉक 3, जिसका टॉपिक है राजा राव का एक रिटन वर्क है कांतापुरा। एक नॉवल इन्होंने लिखा है कांतापुरा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MEG 7 का और इसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक में से आए हुए। ऑलमोस्ट हर ईयर इसमें से एक क्वेश्चन अपीयर हो जाता है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस राजा राव कांतापुरा एज ए गांधीयन नॉवल। सेकंड, डिस्कस राजा राव नॉवल कांतापुरा एज ए नॉवल रिटन इन ट्रू गांधीयन स्पिरिट। डिस्कस द नरेटिव टेक्निक ऑफ राजा राव कांतापुरा। तो मेनली जो क्वेश्चंस कांतापुरा से पूछे जाते हैं MEG 7 में, वो इसकी नरेटिव टेक्निक या फिर जो ये, क्योंकि ये गांधीयन नॉवल है, गांधी जी का जो कंसेप्ट था नॉन वायलेंस का और जो उनकी स्ट्रगल का जो थीम था, मेनली ये इसी पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राव के बारे में, क्योंकि हमें जब आंसर अटैम्प्ट करना है तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा इंट्रो देना होगा स्टार्टिंग में, 2-4 लाइन का। उसके बाद ही हम जो भी पूछा गया है उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजा राव का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1908 को और इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 2006 को। हार्ट फेल होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जन्म हुआ था हैसन में, जो कि मैसूर का एक प्रिंसली जो स्टेट है मैसूर, उसका एक जगह थी हैसन, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में ये फ़ॉरेन चले गए थे अपनी नेक्स्ट एजुकेशन के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं इनका जो ये नॉवल है कांतापुरा, इसके बारे में। तो कांतापुरा जो इनका नॉवल है, ये इनका फर्स्ट नॉवल है जो काफ़ी फेमस है और ये लिखा गया था 1929 में। ये इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते समय ही लिखा था और ये इसे इन्होंने पब्लिश कराया था 1938 में। और जो इसका थीम है वो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस और जो इंडिया को फ्री करवाने का जो उनका सिस्टम था, जो उनकी सोशल जो थीम्स थी, सोशल जो उनकी थिंकिंग थी, जिससे कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करते थे और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। और उस समय का जो कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, जिसके अंदर राजा राव ने 1942 में खुद भी पार्टिसिपेट किया था, तो इसी को थीम रख करके कि किस तरह से एक जो विलेज है कांतापुरा, उसके अंदर गांधी जी का क्या इन्फ्लुएंस है और कैसे वो लोग गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए स्ट्रगल में हिस्सा लेते हैं। तो यही सब इसका थीम है। और ये जो नॉवल है ये लिखा गया है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है। और इसकी जो नरेटर है वो एक एल्डर ब्राह्मण वूमेन है अचक्का, जो कि स्टोरी को नरेट कर रही है। और ये एक एल्डर वूमेन है और इसे सारी नॉलेज है, गांव के हर व्यक्ति के बारे में ये अच्छे से जानती है। तो ये जो नॉवल स्टार्ट होता है तो अचक्का इंट्रोड्यूस करवाती है हमें कि ये जो गांव है ये वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे साउथ वेस्ट इंडिया में ये सिचुएटेड है ये गांव। और जो कि अभी अभी जो ब्रिटिश लोग हैं उनके स्पाइस का जो उनका कारोबार है, बिजनेस है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन चुका है। और यहीं पर एक विलेज है कांतापुरा। और इसके बाद चक्का बताती है कि यहाँ की एक डाइटी है कैचम्मा। कैचम्मा एक जो डाइटी है उसने कुछ या कोई 100 सालों पहले एक डेमन से इस गांव की रक्षा की थी, एक डेमन को मारा था। और फिर इसके बाद में तभी से वो यहाँ के लोगों की रक्षा करती आ रही है। इसके बाद में ये इंट्रोड्यूस करवाती हैं मूर्ति से। मूर्ति एक ऐसा ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, एक यंग व्यक्ति है, जो कि कई बार अमीर घर के रिश्ते इसके पास आए हैं और ये उन अमीर घरों के लड़कियों के रिश्ते ठुकरा चुका है शादी के लिए। और ये एक गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, इस पे गांधी जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ये गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। और इसके बाद में जो अचक्का है वो हमें इंट्रोड्यूस कराती है पोटर्स और वीवर्स से, जो कि अब अपना जो पारिवारिक जो इनका ये पेशा है पोटर्स का और वीविंग का, उसे छोड़ करके ये लार्जली एग्रीकल्चर की तरफ टर्न कर रहे हैं। और फाइनली वो इंट्रोड्यूस कराती है परिहार से। परिहार एक तरह की कम्युनिटी है जो कि टाउन के एज पे रहते हैं, ये लोग हट्स में रहते हैं
और इसके बाद में यहाँ पे दो व्यक्ति और है, भट्टा और रंगेगौड़ा। भट्टा एक ब्राह्मण है और ये पटेल भी है गांव का, और रंगेगौड़ा एक शूद्र है, और ये काफ़ी पावरफुल फिगर हैं इस विलेज के। अब इसके बाद में जो स्टोरी शुरू होती है, तो वो जो मूर्ति है उसे गांव के अंदर एक जो शिव जी हैं या गॉड शिवा जो है उनकी एक मूर्ति उसे मिलती है। और उस मूर्ति के लिए जो भट्टा है, जो ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि हम एक पूजा करवाएंगे, और इसके लिए जो मूर्ति है वो गांव वालों से पैसे इकट्ठे करता है हरी कथा करवाने के लिए। और इस हरी कथा को करने के लिए जयरामचार नाम का एक व्यक्ति आने वाला है, एक ब्राह्मण जयरामचार इस हरी कथा को करने वाला है। और जब वो ये हरी कथा करता है तो उसमें वो साथ साथ सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि गांधी जी के बारे में भी लोगों को बताता है, उनकी सोच के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इस तरह से इसके अंदर वो एक पॉलिटिकल मैसेज भी जयरामचार देता है। और ये जो विलेज है इसके अंदर जो मूर्ति है ये गांधी जी को फॉलो करता है और गांधी जी के आइडल्स पे चलने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो कास्ट सिस्टम का और जो ऊपर ऊंच नीच कास्ट सिस्टम इन सब के भेदभाव को वो रोकने की कोशिश करता है, और वो खुद तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो इसी बीच में यहाँ पे जो गांव है उसके अंदर एक पुलिस वाला मुस्लिम पुलिसमैन आता है जिसका नाम है बड़े खान। और बड़े खान को जो रंगेगौड़ा जो है वो इसे गांव में रहने के लिए जगह नहीं देता है, क्योंकि ये एक मुस्लिम व्यक्ति है। और इसलिए जो बड़े खान है वो उसको स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में यहाँ पर वो जाता है, पास का जो कस्बा है वहाँ पर। और इस कॉफ़ी एस्टेट में इसको जो वहाँ का जो ऑनर है, जो वहाँ की देखभाल करता है साहिब, वो उसे एक हट ऑफ़र करता है। वर्कर्स के जो रहने की जो हट्स हैं उनमें ही एक हट उसे ऑफ़र करता है वहाँ पर रहने के लिए। और बड़े खान जो पुलिस वाला है वो वहाँ पर उन वर्कर्स के बीच में हट में रहने लग जाता है इस कॉफ़ी एस्टेट में। तो अब जो मूर्ति है वो अब लोगों को कन्विंस कर रहा है कि वो खादी को खुद व्यू करे अपने घर पर, और वूल को भी खुद व्यू करे, और जो फॉरेन जो क्लोथ्स हैं उनको ना खरीदे, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो बताते हैं, जो गांधी जी का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि इससे हमारे जो देश की इकनॉमी है उसको फ़र्क पड़ रहा है, हमारा खुद के जो देश का जो बिज़नेस है वो ख़राब हो रहा है। तो और इसके साथ ही वो गांधी जी की फ़िलोसफी के अनुसार ये स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी इससे होता है कि अगर हम खादी खुद बना करके पहने। तो मूर्ति विलेजर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है और इस तरह से गांधीयन प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करता है गांव वालों के बीच में। लेकिन जो भट्टा जो है जो कि एक ब्राह्मण है और जो पटेल है गांव का, वो उसे ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो बदलाव लाने की मूर्ति कोशिश कर रहा है वो सब उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसका भी कारण है क्योंकि जो ब्राह्मण ये जो भट्टा है इससे इसको इकोनॉमिकली लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर ये लोगों से जो लोग अपनी जो फसल है उसको गांव से बाहर बेचते हैं तो ये उन पे हाई इंटरेस्ट लगाता है, और इस तरह से ये लोगों को इंटरेस्ट वगैरह लगा करके उनसे पैसे लेता है, और इसीलिए वो जलता है और वो चाहता नहीं कि मूर्ति है वो लोगों को जागरूक करे। और जो भट्टा है वो प्रपोज करता है अपने जो साथ वाले हैं उनको, कहता है कि हमें एक ब्राह्मण पार्टी इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि हम मूर्ति के जो गांधीज़म की जो फिलॉसफी है इसके खिलाफ हम खड़े हो सकें और इससे मूर्ति से इसके खिलाफ लड़ाई कर सकें। तो जो मूर्ति की जो मदर है नरसम्मा और जो वाइफ है चिन्नामा, ये दोनों भी मूर्ति का साथ छोड़ करके भट्टा का साथ देती है। मतलब ये जो मूर्ति के जो गांधीयन फिलॉसफी है उसको इसके खुद के घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे। जो इसकी मदर है नरसम्मा और वाइफ चिन्नम्मा, ये दोनों भी मूर्ति को घर से एक तरह से उससे बोलचाल बंद कर देते हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। और ये जो मूर्ति है वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी लाइफ को गांधी जी के वर्क्स के लिए डेडिकेट कर देगा। इसी बीच में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो है रंगम्मा। ये रंगम्मा एक वेल्दी विडो वुमेन है जो कि गांधी जी की फिलॉसफी में बिलीव करती है, और ये एक एक्टिव गांधीयन एक्टिविस्ट है। ये गांधी जी के जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करती है रंगम्मा, और ये एक वेल्दी विडो है। और इसी बीच में जो स्वामी है
गांव का एक इन्फ्लुएंशियल करैक्टर है। वो बोलता है कि अगर कोई भी ऐसे अगर हमारी ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं अगर उनको कोई तोड़ेगा या फिर दूसरी कास्ट वालों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर वो लोग उसे एक तरह से एक्सकम्युनिकेट कर देंगे सोसाइटी में। मतलब ऐसे लोगों को समाज बाहर जो कर दिया जाता था कि उनसे कोई भी बोलेगा नहीं, कोई लेन देन नहीं करेगा। तो इस तरह से वो ये घोषणा कर देता है कि अगर कोई भी हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसे एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो इस पर जब ये बात नरसम्मा सुनती है तो उसे लगता है कि मूर्ति वो पहला व्यक्ति होगा, उसका जो बेटा है मूर्ति वही पहला व्यक्ति होगा जिसे एक्सकम्युनिकेट किया जाएगा, मतलब हमारी ही फैमिली को किया जाएगा। और इसके बाद में जो मूर्ति है उसको जो स्वामी है और जो दूसरे लोग हैं वो उसे एक कॉर्पस उठाए हुए देखते हैं। और ये काम जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें ये एक अच्छा काम नहीं माना जाता था, किसी कॉर्पस या किसी शव को हाथ लगाना, छूना या उसे उठाना। तो ये जब नरसम्मा भी ये देखती है तो उसे काफ़ी गहरा शौक लगता है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं। और इसी बीच में जो इसकी जो फैमिली है मूर्ति की उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है स्वामी के द्वारा। और जो नरसम्मा है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो रिवर हिमावती रिवर विलेज के पास से बहती है, रिवर हिमावती, उसके बैंक पे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मदर नरसम्मा की। और जो मूर्ति है क्योंकि उसे अब एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है तो मूर्ति रंगम्मा के घर पर चला जाता है रहने के लिए। रंगम्मा वो एक वेल्दी विडो है जो गांव में रहती है। अब यहाँ पर बात आती है आगे कुलीज़ की। जो यहाँ पास में जो कॉफ़ी एस्टेट है जिसमें जो बड़े खान रहने गया है, जो पुलिसमैन है, और जहाँ का जो एक तरह से उस एरिया की देखरेख करने वाला जो लीडर है जो कि उस कॉफ़ी एस्टेट की देखरेख करता है, साहिब। तो वहाँ की अब कंडीशंस से शो की गई है कि जो ये कुली लोग हैं ये गांव से, आसपास के गांव से लाए जाते हैं पैसे का मतलब ये या तो इनका कर्जे के नीचे डूबे होते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर इनसे काम करवाया जाता है। लेकिन इन्हें काम के बदले बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं और एक तरह से इन्हें बंदी बना करके ही वहाँ पर काम करवाया जाता है। ये बाहर नहीं जा सकते, इनको पीटा भी जाता है वहाँ पे। और इसके साथ ही जो वहाँ का जो साहिब है वो इनके प्रति इतना क्रूर है कि जो डेली नीड्स के जो गुड्स होते हैं, डेली गुड्स जो होते हैं, उनको भी उनके प्राइस भी वो राइज़ कर देता है, उनके प्राइस भी बड़े ज़्यादा लेता है उनसे, ताकि वो उनके वेजेस जो हैं उसको चुरा सके एक तरह से। और इसके साथ ही वो इतना ही नहीं, जो कुली लोग हैं उनको वो इनक्रेज करता है कि वो अपने जो पैसा है वो शराब पीने में खर्च करें। तो अब जो कुली हैं और वो जो लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह रहे हैं तो उनकी कंडीशन बड़ी ही बुरी है। एक तरह से तो वो बंदी बन करके श्रम कर रहे हैं और साथ में वो गरीबी में डूबे हुए हैं और उन्हें गरीबी से बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा। तो अभी इसी बीच में अचम्मा बताती है कि वहाँ पर एक नया साहिब आया है जो कि जो पिछले वाला साहिब है उससे थोड़ा काइंडर है, उससे थोड़ा नोबल है, लेकिन वो एक रेपिस्ट है। लेकिन वो वुमेंस के लिए बिल्कुल काइंड नहीं है। वो वुमेंस का रेप करता है, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में करता है। और इस बात का तब पता चला जब उसने किसी लड़की के फादर का उसने मर्डर कर दिया, जिसका केस उस पर चल रहा है, क्योंकि उस फादर ने अपनी डॉटर को उसे देने से मना कर दिया था। तो अब ये जो न्यू साहिब है, अब जो गांधीयन लोग हैं, अब जो मूर्ति जो गांधीवाद फैला रहा है कांतापुरा में, उसके कारण लोग उसको फॉलो करने लगे हैं। और जो मूर्ति के जो गांधीयन जो प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हैं, जो गांधीयन लोग हैं, ये वहाँ पर एक ब्राह्मण क्लर्क है वासुदेव, उसका साथ लेते हैं। उसके हेल्प से ये लोग कुली लोगों को टीच करना शुरू करते हैं और उनको अपने प्रोटेस्ट मूवमेंट में रिक्रूट करना शुरू करते हैं। वो उनको इनक्रेज करते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे ताकि उनका शोषण ना हो सके। और इसी बीच में जो बड़े खां है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो साहिब है उसने उसे रहने के लिए जगह दी थी और साहिब का वो साथ दे रहा है बड़े खां। और क्योंकि साहिब तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके जो मज़दूर हैं जो उन्हें बंदी बना करके काम ले रहा है वो उसे छोड़ करके चले जाएं या वो जागरूक हो जाएं। और इसी बीच में उनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है। जो कुली जो वुमेन है वो खान की दाढ़ी खींच लेती है, एक तरह से झगड़ा सा हो जाता है उन लोगों के बीच में, एक वायलेंस ही हो जाती है। और मूर्ति है और जब ये झगड़ा होता है तो उसमें जो सिर्फ एक कुली होता है रचना, जो कि हिम्मत करता है और वो उस एस्टेट से निकल करके कांतापुरा में आकर प्रिया की कॉलोनीज़ में हट्स में रहने लग जाता है।
तो अब जो ये जो सारा झगड़ा हुआ उसमें मूर्ति अपने आप को ऐसे, क्योंकि वो गांधीयन फिलोसफी को फॉलो कर रहा है और वो सोचता है कि ये नॉन वायलेंस हो गया, तो उसका सारा ब्लेम वो अपने ऊपर लेता है, अपने आप को इसका दोषी मानता है और वो 3 दिन का फास्ट रखता है। वो मंदिर में जा कर के 3 दिन फास्ट करता है और वहाँ पर जो गाँव का एक वाइज एल्डर ब्राह्मण होता है रामा कृष्णैया, वो और एक विडो प्रिया गर्ल होती है रत्ना, ये दोनों उसकी वहाँ पर संभाल करते हैं 3 दिन के उसके फास्ट में, उसकी मदद करते हैं। फिर उसके बाद में गांव के अंदर एक विलेज कांग्रेस, लोग जागरूक हो गए हैं और लोग जो कांग्रेस, जो मेन कांग्रेस है, ऑल इंडिया जो कांग्रेस है, उसको हेल्प करने के लिए एक विलेज कांग्रेस का गठन किया जाता है, जिसके अंदर जो भट्टा है और जो दूसरे रंगे गोड़ा है वो व्यक्ति भी उनका साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मर कुली रचन्ना है, जो कि जो कुली जो वहाँ से कॉफ़ी एस्टेट से निकल करके इन लोगों के साथ आया है, प्रोटेस्टर्स का साथ देने के लिए उनके साथ आया है, गांव में रहने लगा है, तो जो मूर्ति है वो इनके घर पे विज़िट करता है और जो रचन्ना की वाइफ है रांची, वो उसे जब वो उनके घर जाता है तो वो उसे दूध ऑफ़र करती है। तो ये मूर्ति जब वो उनके घर जाता है विज़िट करने के लिए, उसे बहुत अजीब लगता है, बहुत कुछ उसे थोड़ा सा उसे हेजिटेशन महसूस होता है, क्योंकि वो अपर क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और हमेशा से ही उसके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे प्रिय लोगों से दूरी बना के रखी गई है और इसे एक आउटकास्ट एक्टिविटी भी माना जाता है कि ये लोग वहाँ पर जा कर के या ऐसे छोटे जात के लोगों के घर जा कर के कुछ खाते पीते नहीं हैं। लेकिन मूर्ति जाता है और वो जो रांची जो दूध ऑफ़र करती है वो उसे पीता भी है। तो इसी बात पे ये जब वो दूध पी के चला जाता है, क्योंकि वो रंगम्मा के घर पे रह रहा है, उस रिच विडो के घर पे रह रहा है, तो रंगम्मा उसे घर पे एंटर करने से पहले उसे प्यूरीफाई करने को बोलती है कि वो अपने आप को गंगा जल छिड़क कर प्यूरीफाई कर ले, और वो अपने आप को गंगा जल छिड़क कर प्यूरीफाई करके अंदर जाता है। तो अब इसके बाद में जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और जो पुलिस है वो गांव में आती है, मूर्ति को अरेस्ट कर लेती है। और जब मूर्ति को अरेस्ट करती है तो विलेजर्स होते हैं वो गुस्से में भड़क जाते हैं और इसके साथ ही पुलिस 17 विलेजर्स को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाद में विलेजर्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मूर्ति को अरेस्ट रखा जाता है। तो इसी बात पर जब मूर्ति को नहीं छोड़ा जाता तो मूर्ति जेल में बंद कर दिया जाता है और मूर्ति लॉयर की हेल्प लेने के लिए भी मना कर देता है। और साथ में जो रंगे गोड़ा है उसको भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसे फायर कर देती है, रंगे गोड़ा को पटेल के पद से हटा देती है और वहाँ पे एक नया पटेल गांव में रिक्रूट कर देती है। तो अब इसके बाद में जो रंगम्मा है और वो जो एक वकील आता है जो उसकी मदद करने के लिए आता है, और वो लोग कहते हैं कि हमें अपना आंदोलन कंटिन्यू रखने के लिए उसकी ज़रूरत है और इसलिए उसे वकील की मदद लेनी चाहिए। रंगम्मा भी उसे कहती है तो मूर्ति मान जाता है, लेकिन रंगम्मा को फिर भी 3 महीने की जेल हो जाती है, क्योंकि एक स्वामी के कहने पर एक और व्यक्ति आकर के उसे झूठी गवाही उसके खिलाफ दे देता है। तो इस तरह से उसे मूर्ति को 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। लेकिन इसी के पीछे अब गांव के अंदर मूवमेंट को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो गांव की महिलाएं ही गांव का मूवमेंट संभालती हैं और गांव के अंदर महिलाएं लीडर बन करके आंदोलन को आगे लेकर जाती हैं। और इसी बीच में जो एक नई पैरेलल गवर्नमेंट बना दी जाती है जिसमें रंगे गोड़ा को फिर से पटेल बना दिया जाता है। अब जो मूर्ति वापस आता है, और जब वापस आता है तो वो जो गांधी जी की फ़िलॉसफी है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कर देता है, और वो देखकर काफ़ी खुश होता है भी अब लोग और भी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं और वो लोग भी अब ओपनली पार्टिसिपेट करने लगी हैं। तो अब वहाँ पर एक जो गांधी जी का सॉल्ट मूवमेंट चलता है और उसी के तर्ज पर जो गांव वाले हैं वो जो नदी है वहाँ पर हिमावती नदी है, उस पर जाकर के वो लोग स्नान करते हैं और वहाँ से अपने हिमावती नदी से ही अपने आंदोलन को शुरू करते हैं। और नॉन कोऑपरेशन जो गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नॉन कोऑपरेशन करने का जो मैसेज आता है वो लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और रंगे गोड़ा को पटेल बना करके एक पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से ये खुली चुनौती हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो पुलिस है वो अब इसके खिलाफ हो जाती है। जो मूर्ति है और जो दूसरे गांव वाले हैं
वो जो शराब के ठेके होते हैं उनके खिलाफ़ वो आंदोलन करते हैं, उन पे जा कर के तोड़ाफोड़ी करते हैं, क्योंकि जो शराब है वो कुली लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम करती है। जो कुली लोग हैं वो अपनी अर्निंग इस पे स्पेंड कर देते हैं, और जिसके कारण वो लोग एक तरह से शराब के गुलाम हो गए हैं। तो इस चीज़ को और कुली लोगों को अपने प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए ये लोग शराब के ठेकों पर जा कर के धरने देते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में वो 24 जो टोडी स्टैंड्स होती हैं उनको शट डाउन करवा दिया जाता है, और इसके बाद में जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और इसी तरह के प्रोटेस्ट करते हुए जो मूर्ति और अंगम्मा हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनको बुरी तरह से घायल भी करती है। गांव वालों को भी चोट आती है प्रोटेस्ट के दौरान। और तभी लास्ट स्टेप का प्रोटेस्ट शुरू होता है, और उसमें गांव वालों को पता चलता है कि जो उनकी जो विलेज की जो लैंड है उसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बाहर के लोगों को या शहर के लोगों को बेचने जा रही है। और इस पर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ़ नारेबाजी करते हैं। और जब वहाँ पर पुलिस आती है गांव में, तो एक जो व्यक्ति होता है प्रोटेस्टर्स में वो गांधीयन फ्लैग को वहाँ पर लहरा देता है, जो प्रोटेस्ट जो फ्लैग है उसको लहरा देता है, और जो पुलिस है वहाँ पे फायरिंग करने लग जाती है। तो गांव की महिलाओं पे भी फायरिंग की जाती है और गांव के लोगों पे फायरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और कुछ लोग महिलाएं जो है वो गन्नों के खेत में जा कर के अपने आप को बचाती हैं। और इस तरह से ये लोग गांव छोड़ करके भाग जाते हैं, और जो घोड़ा है उसके घर को जला दिया जाता है। और इसी तरह से सारा जो गांव है उसमें आग लगा दी जाती है, और सारा गांव बर्बाद हो जाता है। और जो लोग हैं, जो बच्चे, जो जिंदा लोग बचते हैं, वो गांव छोड़ करके पास के गांव में चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद में पता लगता है कि जो रंगे घोड़ा है वो वापस गांव आता है, और फिर वो चकमा को बताता है कि जो सारे जो गांव है उसको बॉम्बे के लोगों को बेच दिया गया है। तो इसी के साथ ये नॉवल ख़त्म होता है, और आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।